नमस्कार। तो 8 बज चुके हैं और ये वो अहम दिन है जब पोलिंग हो चुकी है, मतदान हो चुका है कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए। कर्नाटक इतना अहम राज्य है क्योंकि ये पहला राज्य है जहां पर बीजेपी ने पहले अपने कदम जमाए और उसके बाद यहां पर सत्ता आगे बढ़ी थी। तो आज किस तरह से मतदाताओं ने फैसला लिया है ये फिलहाल हमें 13 तारीख को पता लगेगा, लेकिन तमाम एग्जिट पोल्स हमारे सामने हैं। हमारे साथ मेरी सहयोगी नगमा है। नगमा, 8 एग्जिट पोल में 3 जो हैं वो बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन जो बाकी 5 हैं वो कांग्रेस के आगे दिखा रहे हैं। और निधि, सही कहा आपने, और साथ साथ जेडीएस भी एक अहम भूमिका में यहाँ पर नजर आ रही है। तो हम जो एग्जिट पोल सभी दिखा रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्नाटक में किसके सर पे ताज होगा और कैसे जेडीएस अब इस इंतजार में है कि वो फिर से एक बार किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकती है। देखिए आप स्क्रीन पर न्यूज नेशन सीजीएस का जो सर्वे है उसमें बीजेपी को 114 दिख रहा है सीटें मिलती हुई, और कांग्रेस प्लस जो है कांग्रेस का अलायंस उसको 86 और जेडीएस 21। रिपब्लिक टीवी का जो सर्वे है उसमें कांग्रेस और बीजेपी में एक तरह से कड़ा मुकाबला है, 85 से 100, 94 से 108। सुवर्णा न्यूज, जन की बात, ये भी लगभग बराबर दे रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला दिखता है। टीवी 9 भारतवर्ष में भी 88 से 98 बीजेपी के पास है, 99 से 109 कांग्रेस। यानी ये टीवी 9 भारतवर्ष भी कांग्रेस को थोड़ी सी एज दे रहा है। जी न्यूज माट्रीज का जो सर्वे है उसमें भी 103 से 118 कांग्रेस को यहां पर बढ़त दिख रही है। एबीपी न्यूज का जो सर्वे है वहां पे भी कांग्रेस को 100 से 112 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा 113 लगभग वहां पर कांग्रेस पहुंच चुकी है एबीपी न्यूज सी वोटर के मुताबिक। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो तमाम सर्वे हैं उसमें वही एक कांटे की टक्कर है। तो सबसे पहले आपसे संजय जी एक शुरुआती टिप्पणी इस पर कि जिस तरह का दिख रहा है यहाँ पर जो रुझान कम से कम समझ तो आ ही रहा है, लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बनाने के करीब शायद हो सकती है। शायद मेरी रीडिंग थोड़ी सी अलग है। मुझे लग रहा है कि हालांकि ज़्यादातर एग्जिट पोल तो ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस 2 कदम आगे है बीजेपी की तुलना में, लेकिन ये आंकड़े सीधा सीधा ये संकेत दे रहे हैं कि मुकाबला कड़ा मुकाबला दिखाई पड़ रहा है। अब वोट शेयर का आंकड़ा हमारे पास नहीं है, शायद कोई एग्जिट पोल वोट शेयर का आंकड़ा नहीं दे रहे, लेकिन आप नगमा देखेंगे कि कर्नाटक में हमेशा ऐसा होता रहा है। कांग्रेस के पास वोट ज़्यादा होते हैं, सीटें कम होती हैं, बीजेपी के पास वोट कम है, सीटें ज़्यादा होती हैं। तो यही दुविधा शायद ज़्यादातर पोलस्टर्स की रही होगी। वोट उनको शायद कांग्रेस के लिए अगर ज़्यादा भी आ रहा होगा तो वो थोड़ा सेफ प्ले कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इशारा बहुत साफ है, एक तरफा चुनाव नहीं है, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच जरूर दिखाई और बिल्कुल कड़ा मुकाबला, बिल्कुल काफी कड़ा नगमा, मुकाबला है। आपको बता दें कि आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, उनको बताएंगे, लेकिन पहले किस तरह से मुख्यमंत्री जो बोम्मई जी हैं उन्होंने क्या कहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। Exit polls are exit polls, and even these exit polls are going very close finish. So, but our information on ground is very clear that we are going to get 100% complete majority, comfortable majority, and the real poll results will be there on 13th. I think everybody should wait till 13th. You wait and see after the result. Even now I am 100% confident because I go around on the state and I know the pulse of the people of Karnataka. Even now I am telling you that we are going to get absolute majority and we are going to form the government. According to me, we are going to get absolute majority. The question of Hangam assembly does not arise at all. Well, I haven't seen the numbers very clearly, but if I am to believe that what people say and what's coming off the exit polls is that the Congress government is going to be in power, and we are very close to forming the government, and I'm sure that once the counting is done on 13th, we will form the government. तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं खास मेहमान तेजस्वी सूर्या, बीजेपी सांसद बेंगलुरु साउथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्वी सूर्या। जो एग्जिट पोल्स आए हैं उस पर काफी कड़ा मुकाबला दिख रहा है। तेजस्वी सूर्या इस वक्त हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाए हैं, कुछ ही देर में शायद हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो ये कड़ा मुकाबला है उसमें क्या जेडीएस, आपसे संजय जी एक टिप्पणी कि जेडीएस इस समय खुश होगी कि वो किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, अब किधर जाएंगे, कौन उन्हें पहले बुलाएगा, वो एक अलग बात है।
नहीं, निश्चित रूप से नगमा, आप देख रहे हैं कि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलने की संभावना अब दिखाई नहीं पड़ रही है। और जिस बात की चर्चा पहले कम हो रही थी, जेडीएस की चर्चा पहले कम हो रही थी, मुझे लगता है आने वाले समय में 2 दिन में और शायद चुनाव के जब नतीजे आ जाए उसके बाद ज़्यादा चर्चा जेडीएस पे होगी, क्योंकि किंग मेकर की भूमिका में वो हो सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ आपको बता दें डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान बीजेपी के, रोहन गुप्ता कांग्रेस के, मोहम्मद असदुद्दीन जेडीएस के, ये लोग भी गेस्ट्स जो भी हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अगर डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, आप लोग बीजेपी का जो खेमा है वहां पे किस तरह से ले रहा है इन एग्जिट पोल्स को, जो फिलहाल ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं, अगर 8-9 कहें तो उसमें ज्यादा की जो रुख है वो कांग्रेस को मजबूती दिखा रहे हैं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से निधि जी, एक उत्साह का वातावरण है, ऊर्जा का वातावरण है। और हम लोगों को जो फीडबैक आया है, क्योंकि ऐसा आप और आपके दर्शक सब जानते हैं कि हमारा संगठन जमीन पे काम करने वाला संगठन है। शक्ति केंद्र तक हम लोग जाते हैं, पन्नों तक जाते हैं, घर घर तक जाते हैं। और हमारा जो फीडबैक आया है उसके मुताबिक हम लोग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है। और उसके बहुत सारे कारण हैं। हम लोग लगातार चुनाव की पृष्ठभूमि में हमारे नेता कर्नाटक से जुड़े मुद्दों पे बात कर रहे थे, कर्नाटक के मुद्दों पे बात कर रहे थे, कर्नाटक के इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में बात कर रहे थे, कर्नाटक को केंद्र से कितना सपोर्ट मिलता है इस विषय पे बात कर रहे थे। वहीं विपक्ष के नेता कभी मोदी जी पे व्यक्तिगत आक्रमण कर रहे थे, कभी बजरंग बली को चुनावी विमर्श में लेके आ रहे थे, कभी एसडीपीआई पे बात कर रहे थे, तो कभी कर्नाटक की संप्रभुता को लेकर के आ रहे थे। तो कर्नाटक की जनता ने सबको देखा है, सबको नापा है, सबको तौला है और अपने विवेक का उपयोग करके मन बनाया है पूर्ण बहुमत फॉर भारतीय जनता पार्टी। और इसका नतीजा 2 दिन रुक करके देखने की आवश्यकता है। रोहन गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के हैं। रोहन, क्या कांग्रेस ने कुछ राहत की सांस ली है? तमाम, मैं देख रही हूँ कांग्रेस के जो लोग हैं भारत जोड़ो यात्रा से शुरू कर और तमाम जो वायदे हैं उनको गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने तो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा। तो क्या जो फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उससे कांग्रेस कुछ राहत की सांस ले रही है? देखिए, मुझे लगता है कि जो परिणाम आएंगे वो इससे कहीं ज्यादा कांग्रेस की फेवर में आएंगे। उसके 2 कारण हैं। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस ने इस बार डिसाइड किया था कि सिर्फ स्थानीय मुद्दे, उसमें जो हमारी 5 गारंटी की बात हो, जो 40% करप्शन की बात हो, जो भाजपा ने वादे पूरे नहीं किए जनता को उसकी बात हो, हमने हमारा पूरा कैंपेन उस पर रखा। और भाजपा के पास इश्यू का अकाल, मतलब मुद्दों का अकाल हो चुका था, इसीलिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। देखिए, वो उनकी रणनीति है, वो उनकी आइडियोलॉजी है, उस पर कमेंट नहीं करूंगा कि मुख्य तो आपने मुद्दा दे दिया, मतलब नगमा। अभी डायरेक्टर गुरु प्रकाश पासवान कह रहे थे रोहन जी कि तमाम मुद्दे कांग्रेस के हैं, बजरंग बली को आप लाए चुनाव में, आप लोग जो है किसी भी एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चुनाव में नहीं गए, जबकि बीजेपी जो है वो तो सिर्फ विकास की बात कर रही थी। तो कौन लाया है बजरंग बली का मुद्दा, कम्युनलिज्म का मुद्दा? हाँ, हम बजरंग बली जी को नहीं लाए, हम बजरंग दल को लाए हैं। अब बजरंग दल को बजरंग बली बनाने का प्रयास भाजपा ने किया, जिसमें वो विफल साबित हुए। ऐसे नहीं होता है। पर आपको भी पूर्ण बहुमत कहीं मिलता तो दिख नहीं रहा है इस समय। जो एग्जिट पोल आए हैं, ऐसे डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, आप भी और रोहन गुप्ता, आप दोनों में से यानी बीजेपी या कांग्रेस, कहीं भी ये नहीं दिख रहा है कि सरकार आप अपूर्ण बहुमत से बना लेंगे। गुरु प्रकाश पासवान, है कि आपके जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये एग्जिट पोल्स ऑफ पोल दिखा रहे हैं, वो तो करीब शायद ये प्रश्न मेरे लिए था। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। गुरु प्रकाश पासवान, आप पहले बताइए, फिर मैं रोहन गुप्ता के पास आऊंगी। ये एग्जिट पोल हैं, तो अगर एग्जिट पोल में ही संकेत आपके लिए अच्छे भी हैं, लेकिन कहीं पूर्ण बहुमत नहीं दिखता, सिवाय न्यूज नेशन सीजीएस के एक सर्वे में जो आपको 114 दे रहा है सीटें। तो एग्जिट पोल में जो है आपको उम्मीद है कि उससे ज्यादा आएंगी? आप लोगों ने जो पहले आकलन किया था कि एग्जिट पोल उससे आपको कम दे रहा है, क्या है आपका रिएक्शन इस पर? देखिए नगमा जी, ऐसा है कि अभी हम लोग संजय जी की बात सुन रहे थे और हम सब जो यहाँ पैनल में उपस्थित हैं, सबसे ज्यादा क्वालिफाइड संजय जी हैं इस विषय पे बोलने के लिए। बिल्कुल, कि वोट प्रतिशत क्या है और वोट प्रतिशत का ट्रांसफॉर्मेशन नंबर ऑफ सीट्स में क्या होगा। बहुत सारे ऐसे सीट है जहां भाजपा का प्रभाव है, आबादी कम है लेकिन भाजपा का प्रभाव है, तो वोट प्रतिशत कम होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलती आई हैं। तो अभी थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने कहा, कर्नाटक के स्थानीय मुद्दे, कर्नाटक में कर्नाटक के नागरिकों के मुद्दे उस पे होने चाहिए थे। प्रधानमंत्री जब जाते थे, गृह मंत्री जब जाते थे, हमारे पार्टी के स्थानीय नेता जब जाते थे, बैंगलोर में मुद्दा क्या था कि मेट्रो की कनेक्टिविटी शहर से एयरपोर्ट तक कैसे जाएगी। लेकिन बार बार मुद्दों से डाइवर्जनरी टेक्निक यदि किसी ने अपनाया है तो कांग्रेस के किसी सामान्य नेता ने नहीं अपनाया है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अपनाया है।
मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ठीक है, रोहन गुप्ता की प्रतिक्रिया इसके ऊपर। रोहन जी, एक तो आपके जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, आप कहीं भी पूर्ण बहुमत में नहीं आ रहे हैं और लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं गुरु प्रकाश पासवान की। डीरेल आप लोगों ने किया कैंपेन को। देखिए, जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, कभी 3 से ज्यादा पोल में हमारा क्लियर कट मेजोरिटी आ रहा है और गुरु प्रकाश पासवान जी एक अच्छे प्रवक्ता हैं। आज वो जो बात कर रहे हैं, शायद उनके नेताओं ने थोड़ा भी समझा होता तो इससे भी बुरा हाल इनका जो होता है शायद रुक जाता। देखिए, मुद्दे आप समझिए, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने सिर्फ अपने 5 वादों की बात की है, कांग्रेस ने 40% कमीशन की बात की है, कांग्रेस ने जो भाजपा ने वादे नहीं पूरे उसकी बात की है। चुनाव डाइवर्ट कौन कर रहा था? भाजपा करी थी। एक प्रधानमंत्री एक गलत आज तक एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे आ गया है निधि, उसमें 122 से 140 कांग्रेस को दिख रहा है, यानी कि पूर्ण बहुमत जो है उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस को यहां पर सीटें मिल रही है। जेडीएस 20 से 25, बट जेडीएस के मोहम्मद असदुद्दीन हमारे साथ हैं इस वक्त। सबसे खुश जेडीएस होगी अगर एक हंग असेंबली होती है तो किसके साथ जाएंगे या कौन पहले बुलाएगा? मोहम्मद असदुद्दीन। देखिए, इसमें कौन बुलाएगा या फिर हम किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं। दरअसल हम लोगों ने जिस तरह वेलफेयर स्टेट का एजेंडा लेकर पब्लिक के दरमियान गए थे, पंचरत्न का हमारा कार्यक्रम था, फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन वगैरह की बातें थी। ये आंकड़े अपनी जगह हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, काफी मेहनत से जमा किए गए हैं। हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको आज भी अपनी जगह पर यकीन है कि हम अपने बलबूते पर मिशन 123 जो हमने आज से 1 साल पहले शुरू किया था, हम अपने बलबूते पर हुकूमत बना लेंगे। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। संजय जी, अब तो देखिए 10 हमारे पास एग्जिट पोल आ गए हैं, 10 में 3 बीजेपी को, लेकिन बाकी जो 7 हैं वो कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं। तो क्या आंकलन अब कैसे बदलता है? देखिए, आंकड़ों के नज़रिए से देखें और हम कह रहे हैं 10 आए हैं और 7 एक तरफ दिखा रहे हैं और 3 एक दूसरे तरफ दिखा रहे हैं, तो इस नज़रिए से तो लगता है कि अगर नंबर्स के हिसाब से 70% वर्सेस 30% है तो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखता है। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं है कि कांग्रेस के पक्ष में 7 एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें भी ग्राउंड से ऐसा ही कुछ अंदाज लगता था, ऐसा ही। और हम लोगों ने जब एनडीटीवी और सीएसडीएस ने एक ओपिनियन पोल किया था, हालांकि वो ओपिनियन पोल अप्रैल के आखिरी सप्ताह में किया गया था, उस वक्त भी ऐसे ही कुछ दिखता था कि कांग्रेस आगे दिखाई पड़ रही थी। तो ये एग्जिट पोल के रुझान उसी ओर इशारा कर रहे हैं, जैसा हमने जो ओपिनियन पोल किया था करीब 10 दिन पहले, वो भी वैसे ही उसी ओर इशारा कर रहे हैं। तो जो अंत के आखिरी के दिनों में जो कहा गया कुछ मुद्दों को लेकर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आए बजरंग दल को लेकर, और फिर उसके तरह बाद में स्पिन उसको दिया गया, क्या उसका असर, क्योंकि कहा यह जा रहा था उसका असर पड़ेगा, जो जीत का मार्जिन है, जो कांग्रेस को अगर जीत मिल भी रही थी वो कुछ कम होगी, उस लिहाज से क्या कुछ स्थिति बदलती है? नहीं, ये आंकड़े तो जो एग्जिट पोल का अनुमान है इसके हिसाब से तो ये लगता है आखिरी के जो 7-8-10 दिनों का कैंपेन हुआ, जिसमें एक नया मुद्दा बजरंग बली का उठ के आया, उसका प्रभाव वोटरों पर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। अगर ऐसा हुआ होता तो बीजेपी के पक्ष में कुछ और अनुमान बेहतर दिखाई पड़ते। एग्जिट पोल के अनुमान तो ऐसा नहीं दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुमान लगभग, अब आप देखें, 70% कांग्रेस की तरफ दिखा रहे, तो उस मुद्दे का बहुत प्रभाव होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और एक समय ऐसा भी आता है नगमा, जब एग्जिट पोल्स के बिल्कुल विपरीत नतीजे आ जाते हैं। उस लिहाज से आपने जैसे पहले जब हम बात कर रहे थे कार्यक्रम में, आपने कहा कि तमाम लोग एक थोड़ा सा सेफ प्ले कर रहे हैं। उस लिहाज से कैसा फिर आंकलन आप देखते हैं कि क्या हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है जिस बात की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, वोट शेयर एस्टिमेट, कोई भी वोट शेयर एस्टिमेट की बात नहीं कर रहे हैं। वोट शेयर एस्टिमेट में इन आंकड़ों को देखते हुए मुझे लगता है स्पष्ट रूप से कांग्रेस कम से कम 4-5% की लीड ली हुई है, 3 या 4-5% की लीड होगी। अब चूंकि कर्नाटक का ऐसा इतिहास रहा है, कर्नाटक के चुनाव का, कि बराबर कांग्रेस को ज्यादा वोट मिलता है लेकिन सीटें कम हो जाती हैं, तो ये कुछ जो एग्जिट पोल हैं जो कांग्रेस को लीड तो दिखा रहे हैं लेकिन बहुत थिन लीड दिखाते हैं बीजेपी की तुलना में, वो शायद सेफ प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी 2 पोल्स और आए हैं। एक तो चाणक्य का भी पोल आया जो 120 कह रहे हैं, और जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं एक्सिस माई इंडिया का, जो कह रहे हैं 122 से 140। शायद वो शायद उनका वोट एस्टिमेट थोड़ा ज्यादा रहा हो, लेकिन वो कंजर्वेटिव नहीं प्ले कर रहे हैं, और जितना वोट शीट कन्वर्जन होना चाहिए उस तरह से वो उन चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। रोहन, मैं आपसे एक ब्रेक लेने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगी। जो ये तमाम रुझान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी और कांग्रेस ने काफी समय पहले से यहाँ की तैयारी की।
क्योंकि कर्नाटक का जो फैसला है आगामी राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन पर भी बहुत असर डालेगा। अगले साल तो 2024 के चुनाव भी हैं। क्या कुछ आप लोगों ने सीखा? अब तो वोट पड़ चुके हैं, क्या आप लोगों का आंकलन रहा, कहां पर और ध्यान देने की जरूरत रहेगी आगे? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ये शुरुआत हमने हिमाचल के चुनावों से की। किस प्रकार से ये राज्य की सरकार चुनने के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव नहीं है। भाजपा को अब ये चीज समझना पड़ेगा और चैलेंज हमारा निधि जी यही था कि किस प्रकार से हम चुनाव को लोकल रख पाए। अगर वो करने में हम कामयाब होते तो हमारी जीत होगी। ये एक हिमाचल जैसा एक छोटा राज्य जहां से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते, अगर वहां पे कांग्रेस जीत सकती है, वहां पे ये हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा था। और इस बार हमारा चुनाव का कर्नाटक का फोकस बहुत क्लियर था। हमारी 5 गारंटी, भाजपा का 40% कमीशन सरकार के सामने और भाजपा के जो वादे किए गए थे अपने जनता को पूरे नहीं, ये 3 मुद्दों पे हम चुनाव लड़े। भाजपा ने बहुत प्रयास किया। और देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी हमारी एक गलत ट्वीट पे 20 मिनट बोल सकते हैं तो ये चीज समझाता है कि उनके पास मुद्दे नहीं थे, उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। और इसलिए भाजपा की मजबूरी थी, मैं उनकी गलती नहीं मानता हूं, उनकी मजबूरी थी कि आखिरी 10 दिनों में उनके पास कोई भी ऐसे इश्यू नहीं थे जो कर्नाटक की जनता को स्पर्श करे। और उसका हमको फायदा कहीं ना कहीं मिल रहा है, क्योंकि कर्नाटका का जो चुनाव है, 1 महीना मैं वहां पे रहा हूं, लोग बहुत समझदार हैं, लोग जानते हैं कि उनके लिए क्या है। कर्नाटक की अस्मिता के मुद्दे आए, नंदिनी का मुद्दा आया, जो महादजी इश्यू है उसका आया, महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर का इश्यू आया। ये सारे इश्यू भाजपा की सरकार केंद्र में और राज्य में होने के बावजूद अगर भाजपा की सरकार के सामने थे तो कर्नाटक की जनता ने अपना मन बना लिया था कि अब भाजपा पे भरोसा नहीं कर सकते। आखिरी चीज, येदुरप्पा जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं भाजपा ने स्वीकार किया था कि भ्रष्टाचार है। कहीं ना कहीं भाजपा ने स्वीकार किया था कि जो वादे जनता को कि हम पूरे नहीं कर पाए। और इसीलिए हिजाब है, हलाल है, अजान है, ऐसे काफी मुद्दे चुनाव के 1 साल पहले भाजपा ने उछाले। और एक कॉन्क्लेव में उनके मुख्यमंत्री ने कहा अब ये इश्यू नहीं है। यही कर्नाटक की जनता की जीत है कि ऐसे मुद्दे जो भावनात्मक मुद्दे थे, भाजपा ने उछालकर उस पर बैकफुट ले लिया। और चुनाव के समय में भी उन्होंने ट्राई किया और कर्नाटक की जनता ने उसका स्वीकार नहीं किया। तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि किसी भी प्रकार से ऐसी कोई भी ना गलती हो, ना ऐसा कोई मुद्दा हो जिसका भाजपा इमोशनल इश्यू में उसका परिवर्तन करके चुनाव को कहीं और ले जाए। भाजपा ने जो ये इमोशनल इश्यूज उठाए हैं, भाजपा ने जो ये इमोशनल इश्यूज उठाए हैं मोहम्मद असदुद्दीन, उससे आपको क्या कोई यहाँ पर बहुत लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि काउंटर पोलराइजेशन भी होता दिख रहा है कुछ इलाकों में, क्या कुछ ऐसा दिखता है आपको ग्राउंड पर? और किसको नुकसान इससे ज्यादा पहुंचा है? जेडीएस को किसके वोट कट रहे हैं? जेडीएस के, कांग्रेस के? जी देखिए, ये जो अपना पिछले 8-10 दिनों में जिस तरह जो है ना ध्रुवीकरण की राजनीति कांग्रेस ने शुरुआत की कि भाई अपना पीएफआई और बजरंग दल पे बैन की। दरअसल पीएफआई ऑलरेडी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे बैन नहीं किया जा सकता, ऑलरेडी बैंड है। बजरंग दल का मामला, बजरंग दल के मामले में जो है ना उसको बीजेपी ने अपने तरह से उस मुद्दे को भुनाया, बजरंग बली से रिलेट किया, सारी चीजें हुई। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है जनता दल सेक्युलर को कि यहाँ पे एक द्रविडियन स्टेट होने के नाते कर्नाटका में इन चीजों का उतना बिल्कुल मोहम्मद असदुद्दीन, हम आपके साथ जुड़ेंगे, आप बने रहिए। आपका शॉर्ट फिक्स कर रहे हैं हमारे साथ तेजस्वी सूर्या, दक्षिण बेंगलुरु के सांसद हैं, बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। तेजस्वी सूर्या, धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो आप पहले यही बताइए, जो एग्जिट पोल आप देख रहे हैं 10 में से 7 कांग्रेस के पक्ष में, उनको ज्यादा महत्वपूर्ण दिखा रहे हैं जीत की तरफ और बीजेपी को सिर्फ 3, आपका क्या आंकलन? मैडम, मैं आपको इतना ही कह सकता हूं, अपने बूथ लेवल पे जो कार्यकर्ता बैठे हैं उनके इनपुट्स के आधार पर, क्योंकि वो बूथ में बैठे हैं, सुबह से पोलिंग के स्वरूप को वो देख रहे हैं, वहां वोटर सेंटीमेंट को वो अच्छे तरीके से जानकर इनपुट दे रहे हैं। उनके इनपुट के आधार पर मैं कह सकता हूं बीजेपी 13 मई को एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटका में बनने वाली है। तेजस्वी सूर्या, कितना कॉन्फिडेंट हैं आप इस बात के? मैं कहूं मतलब पूरी तरह आश्वस्त हैं, कहीं कोई हंग असेंबली की संभावना नहीं लगती है? 100% मैडम, 100% मैं कॉन्फिडेंट हूं
क्योंकि इन सब आप देखिए 10 सर्वेज है, 10 एग्जिट पोल्स है, उसमें 3-4 बीजेपी को दे रही है, 3-4 कांग्रेस को दे रही है, 4-5 संघ असेंबली प्रेडिक्ट कर रही है, which is indicating that none of these pollsters have got this right. This is a very close election to call. इसलिए मैं अपनी बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के ऊपर ज्यादा भरोसा रखता हूं इन एग्जिट पोलों से ज्यादा। तो उनके आधार पर, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं दिस इज गोइंग टू बी अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी फॉर द बीजेपी। अगर ऐसा हो जाता है तो एक बहुत ही बड़ा जो जिंक्स रहा है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, और ये किसका करिश्मा होगा? तेजस्वी सूर्या। डबल इंजन सरकार की करिश्मा होगा, अपने कार्यकर्ताओं का मेहनत होगी, अपने बूथ लेवल में कार्यकर्ता जो मेहनत लगातार कर रहे हैं उनके आधार पर हम जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी जिसके नेतृत्व में डबल इंजन सरकार यहां लाखों मतदाताओं को, कर्नाटक की जनता को उपलब्धियां पहुंची है, उसके श्रेय के वजह से होगी। येडियुरप्पा जी और बोम्माई जी के नेतृत्व के वजह से होगी। कई सारे फैक्टर्स है जिसके वजह से, जिसके करिश्मा के आधार पर हम जीत जाएंगे। तेजस्वी, लेकिन ये रुझान ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि कड़ा मुकाबला हुआ है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार होने के बावजूद, तमाम योजनाओं की घोषणा और वादों के बावजूद कांग्रेस बहुत पीछे रही है। कांग्रेस कई इसमें एग्जिट पोल में आगे निकल रही है, तो ये कड़ा मुकाबला तो हुआ है, ये तो आप मानेंगे? हाँ, चुनाव में फाइट तो होते ही है, और इस बार कांग्रेस पार्टी सर्वाइवल के लिए लड़ी है। और जिस प्रकार से आप देख रहे थे नीचे लेवल के डिस्कोर्स हो, प्रधानमंत्री जी को बहुत गंदी भाषा में संबोधित करने की चीज हो, बजरंग दल पीएफआई जैसे इश्यू को उठाकर एक मुस्लिम अपीजमेंट चरम स्थिति पर ले जाने का कोशिश हो, पोलराइज करने का कोशिश हो, ये सब दिखाते हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत फ्रस्ट्रेटेड तरीके से, डेस्परेट रूप से इस चुनाव को एंटर किए हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट वी आर सीइंग। पर प्रधानमंत्री ने जितनी आक्रामक यहां पर रैली की, जो उनका करिश्मा रहा, पूरा चुनाव एक नेशनल इशू पे लड़ा गया, ऐसा दिखा कि बीजेपी स्थानीय मुद्दों को कम और नेशनल इश्यूज को ज्यादा यहां पर उठाती रही। प्रधानमंत्री ने जितने यहां पर कैंपेन किए हैं, ऐसा लगता है कि जो आपकी लोकल लीडरशिप और बड़े स्थानीय नेता थे वो तो कहीं नजर ही नहीं आए, मुख्यमंत्री समेत वो ज्यादा दिखाई नहीं दिए। तो ये तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री, जो आपकी सरकार थी उसकी उपलब्धियां क्या थी? मैडम, ऐसा नहीं है। जब प्रधानमंत्री, नहीं, ऐसा नहीं है। हर दिन मुख्यमंत्री जी का 5-6 रोड शोज होते थे, येडियुरप्पा जी का 6-7 रोड शोज होते थे, कई सारे अपने कैंपेनर्स का, वरिष्ठ नेताओं का रोड शोज, कैंपेन्स होते थे। नेचुरल है, जब प्रधानमंत्री जी कैंपेन के लिए आते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री है, पार्टी के सबसे बड़ा नेता है, मीडिया के अटेंशन हो, न्यूज़पेपर्स के अटेंशन हो या सार्वजनिक रूप में चर्चा हो, वो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी के सेंटर्ड ही होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि कर्नाटका में लोकल लीडरशिप बिल्कुल आगे नहीं थे और वो साइडलाइन हुए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के पास केंद्र में नेतृत्व ही नहीं है। कांग्रेस आज एक रीजनल पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं, और जेडीएस तो सब रीजनल पार्टी है। और इसलिए जब अपनी नेशनल लेवल लीडर्स आते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं, कांग्रेस को, जेडीएस को लगता है कि हमने नेशनलाइज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो रीजनल लेवल पे ही करने का भी कोशिश शक्ति नहीं है। सो चलिए 13 मई को कर्नाटक की जनता असली रिजल्ट जो आज दिए हैं वो बाहर आएगी, एंड यू विल सी फॉर योरसेल्फ दैट बीजेपी विल कम विक्टोरियस एज अ सिंगल लार्जेस्ट। आखिरी सवाल तेजस्वी, जो अगर कांग्रेस की चूक माना जाए, जिस तरह से बजरंग दल और पीएफआई को साथ लिखा गया, क्या उसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है? ये चुनावी एजेंडा नहीं था और नहीं रहेगा, पर मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर इंसल्ट करना कर्नाटका की जनता सहन नहीं करेगी, और आज ऑलरेडी कर्नाटक की जनता इसका ठीक जवाब दिया गया होगा, और 13 को इट विल रिफ्लेक्ट इन द इलेक्शन रिजल्ट्स। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी सूर्या जुड़ने के लिए एनडीटीवी इंडिया से। तो
आश्वस्त हैं ये युवा नेता बीजेपी के, कि उनका कहना है कि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। 13 तारीख को नतीजे साफ हो जाएंगे। जो इस समय एग्जिट पोल है, कांटे की टक्कर दिख रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, और कहीं कोई पूर्ण बहुमत कम ही जगह पर नजर आ रहा है। एक ब्रेक लेंगे, हम लौटते हैं इस चर्चा पे। तो हम कर्नाटका की बात कर रहे हैं। एग्जिट पोल आ गए हैं और ज्यादातर एग्जिट पोल में जो एडवांटेज कांग्रेस इस समय दिख रहा है, लेकिन क्या होगा आगे पर। संजय जी, आपसे एक टिप्पणी ओवरऑल मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या एट स्टेक है कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए, किसके लिए ये चुनाव जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण है? पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं तो सारी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए लड़ती हैं, लेकिन आपने पूछा किसके लिए स्टेक्स ज्यादा है। मुझे लगता है स्टेक्स ज्यादा कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस के लिए स्टेक्स ज्यादा इसी के लिए क्योंकि अगर क्रिकेट की भाषा में कहूँ, एक टीम है जो लगातार चुनाव मैच हार रही है, एक मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि क्रिकेट में, जैसे क्रिकेट की भाषा में अगर कहूँ कि उनका मनोबल ऊंचा हो, तो कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका रेलेवेंस बना रहे, पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हो। और साल के अंत में कई राज्यों में चुनाव है और अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस चुनाव को जीतने का मतलब है कांग्रेस आने वाले सारे चुनाव जीत जाएगी, लेकिन कम से कम कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, पार्टी संगठित होगी और पार्टी एक नए सिरे से चुनाव में जाएगी। बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट तो है चुनाव जीतना, लेकिन अगर बीजेपी चुनाव एक हार भी जाए तो एक वैसी क्रिकेट टीम है जो बहुत ही मजबूत है, अगर एक मैच हार भी जाती है तो टीम का मनोबल तो गिरता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि टीम एकदम कमजोर हो जाएगी। तो इसी के लिए दोनों पार्टियों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा स्टेक्स कांग्रेस के लिए है। कर्नाटका चुनाव के ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये एग्जिट पोल हैं। कर्नाटका कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार ने कहा है कि इन पोल पर वैसे भरोसा नहीं, हम 140 सीटों का आंकड़ा भी पार करेंगे। और आपको बता दें, इस समय कांग्रेस के नेता प्रियंक खड़गे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए प्रियंक। तो ये जो एग्जिट पोल हैं, 10 में से जो 7 हैं वो कांग्रेस को जिता रहे हैं। आप लोग राहत की सांस ले रहे होंगे। थैंक यू, बट राहत की सांस तो 13 तारीख को लेंगे जब हम 130 पार करेंगे। तो उम्मीद है आपको कि इससे कहीं ज्यादा होगा। जो एग्जिट पोल है इसको आप कंजर्वेटिव मान रहे हैं कि जैसा टीके शिव कुमार ने कहा? नहीं, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि ये थोड़ा कंजर्वेटिव पोल्स है। हमको अपने जो हमने मेहनत लगाई है ग्राउंड में, जो हमने मेहनत लगाई है हमारे 5 गारंटियों में, जो हमने मेहनत लगाई बूथ कार्यकर्ता पे और घर घर पहुंचाने के हमारे जो श्रम थे, उस पे हम 130 पार करेंगे करके हमारा सर्वे बता रहा है। लेकिन प्रियंक, जो कुछ अभद्र भाषाओं को लेकर आपने भी कुछ बातें कही, उसको बीजेपी ने काफी इस्तेमाल किया, उसका प्रयोग किया। आपको लगता है उससे कुछ सीटों पर असर पड़ा होगा उसका? देखिए, पहले तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जो मैंने उस दौरान कहा था वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया था, नंबर 1। नंबर 2, अभी नड्डा जी आए, अमित शाह जी आए, प्रधानमंत्री खुद बहुत से रोड शो किए, बट उसका कुछ परिणाम कर्नाटका में नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के प्रोग्राम को 3-4 बार पोस्टपोन किया गया था और खुद मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आने वाले थे, मई 6 को, पर नहीं आए। तो उनका प्रभाव जो है, उनका जो नैरेटिव था, चाहे वो प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत विचार का हो या धर्म के विचार पर हो, जो उन्होंने नैरेटिव डालने की कोशिश की, वो कर्नाटका में वर्कआउट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो मुद्दा था वो सेंट्रल इश्यूज नहीं था या कोई धार्मिक इशू नहीं था। यहाँ पे 40% सरकार का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, प्राइस राइज का मुद्दा था, संविधान का मुद्दा था। तो बीजेपी ने ये जो मुद्दा है, लोकल मुद्दा है, उनके बारे में नहीं बात की। सिर्फ प्रधानमंत्री ने अपने ही खुद के बारे में प्रचार करने की कोशिश की, यानी कि जनता पड़ा।
लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि 40% भ्रष्टाचार का मुद्दा था, पर उसके जवाब में 85% भ्रष्टाचार की बात भी प्रधानमंत्री ने कर दी। कितना किस मुद्दे ने काम किया ये देखेंगे। धन्यवाद आपका प्रियांक खड़गे हमारे साथ जुड़ने के लिए। मॉरिशस के वित्तीय मामलों के मंत्री महेंद्र कुमार सिरतन ने अदानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोप को झूठा बताया है। उन्होंने मॉरिशस की संसद में बयान दिया और कहा कि मॉरिशस में शेल कंपनियों के होने का आरोप बेबुनियाद और झूठा है। मॉरिशस में शेल कंपनियों की इजाज़त नहीं है। सारी ग्लोबल कंपनियों को यहाँ के कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। यहाँ किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। हमने तमाम कंपनियों से रिपोर्ट मांगी है और हम संतुष्ट हैं कि वो कानूनों पर अमल कर रही है। हिंडनबर्ग ने करीब 3 महीने पहले आरोप लगाया कि अदानी समूह मॉरिशस के कानून का पालन नहीं कर रहा है और शेयर प्राइस मैनिपुलेट कर रहा है। मॉरिशस के मंत्री का साफ कहना है कि उनके यहाँ कोई ऐसी कंपनी नहीं है। The Hindenburg report cannot be read in isolation, particularly in the light of the rebuttal report from the Adani Group. As of now, all the inquiries that have been carried out and reports that have been requested from those companies that are managing those companies, those global companies, so far there has been no breach that has been found.